नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर रहेगा। ये मॉडल पेपर आपका न्यू सिलेबस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग टॉप 20 प्रश्न करेंगे। समस्त सिलेबस का निचोड़ रहेगा। ये टॉप 20 क्वेश्चन आपके सोशल साइंस में 20 नंबर कन्फर्म करेंगे, हेल्पफुल होंगे। चलिए आइए समस्त सिलेबस का पूरा निचोड़, ये प्रैक्टिस पेपर, अभ्यास प्रश्न, मॉक टेस्ट और मॉडल पेपर करते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है और यहाँ से क्वेश्चन आपके रिपीट होने वाले एग्जाम में। तो पहला प्रश्न आज के प्रैक्टिस पेपर का आपके स्क्रीन पर है। सभी को कमेंट करना है, लास्ट में बताना है कि टॉप 20 में से आप लोगों ने कितना स्कोर प्राप्त किया है। पहला प्रश्न है, आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है कि जैन धर्म के निम्नलिखित में से कौन सा महान व्रत महावीर ने दिया था? जीवन नहीं लेना, चोरी नहीं करना, संपत्ति का स्वामी नहीं होना या ब्रह्मचर्य, कौन सा होगा था? भगवान महावीर ने जैन धर्म के पंच महाव्रत अहिंसा, सत्य अर्थात असत्य मतलब चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य मतलब पवित्रता और अपरिग्रह का उपदेश इन्होंने दिया था। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा? ब्रह्मचर्य, पवित्रता। महान व्रत में आपका ब्रह्मचर्य आ जाता है। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध द्वारा दिया गया महान सत्य नहीं है? इनमें से प्रश्न बहुत ही, हर एक क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है। सभी ब्रदर सिस्टर टीचर्स जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, ध्यानपूर्वक समझिएगा और कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध द्वारा दिया गया महान सत्य नहीं है? दुख, समुदाय, निरोध, वाणी। बुद्ध के महान सत्यों में शामिल न होने वाली बात उनके 4 जो आर्य सत्यों के विपरीत होते हैं। उन्होंने कहा कि यदि इच्छाओं की पूर्ति न हो तो दुखों से बचा जा सकता है। तो यह एक महान सत्य नहीं है, बल्कि ये तीसरे आर्य सत्य जो दुख निवारण की बात कर रहे हैं। तृष्णा, जो इच्छा होती है। तो अब इनमें से बताइए कौन सा सही होगा। चलिए सभी लोग बताइएगा। सभी को समय दिया गया है, क्योंकि एग्जाम में समय नहीं मिलेगा। यहाँ पे समय लेके आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं, बेहतर प्रिपरेशन, बेहतर मॉक टेस्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए सभी लोग बताइएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वाणी। महान 4 आर्य सत्य दिए गए हैं। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध द्वारा कितने आर्य सत्य दिए गए हैं। तो महान सत्य जो है 4 इन्होंने दिया है। दुख का कारण, दुख का निरोध अर्थात समाप्ति, दिक् निरोध का मार्ग अष्टांगी मार्ग। तो वाणी यदि बुद्ध द्वारा दिए गए महान सत्य का भाग यहाँ पे वाणी नहीं है, बल्कि अष्टांगी मार्ग एक हिस्सा, अष्टांग उन्होंने बताया था, ना कि वाणी बताई थी। ठीक है ना, सभी लोग समझ गए? बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 6वीं ईसा पूर्व में दर्शन शास्त्र के नास्तिकवादी विचार द्वारा प्राचीन विचार नहीं थे? भाग ही सब कुछ है, कोई कर्म नहीं है। भौतिकवादी संपत्तियां महत्वपूर्ण हैं क्यों कोई परलोक नहीं है। या मनुष्य के कार्यों से आत्मा प्रभावित नहीं होती है क्योंकि यह शाश्वत है। मनुष्य भगवान है और उन्हें स्वयं की पूजा करनी चाहिए। इनमें से कह रहा है कौन सा विचार इनमें से शामिल नहीं था? इनमें से कौन सा विचार शामिल नहीं था कि मनुष्य भगवान है और उन्हें स्वयं की पूजा करनी चाहिए? ये विचार आपका शामिल नहीं है। बाकी सारे भारत में 6वीं ईसा पूर्व में दर्शन शास्त्र के नास्तिकवादी जो विचारधारा प्रचारित किया गया था। तो डी ऑप्शन को छोड़ के स्वयं को भगवान नहीं माना गया है, बाकी सारी चीज़ें सही दी गई। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1175 में, 1191 में, 1192 में, 1206 में। सभी बताइएगा। जी हाँ, मेरे ब्रदर सिस्टर एंड टीचर्स जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, सभी कमेंट कीजिए। तराइन का प्रथम युद्ध आप सभी लोग जानते हैं, 1191, 1191 ईस्वी की बात कर रहा हूँ। किसके बीच लड़ा गया था? ये साथियों पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया? मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन के युद्ध में 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व वाली राजपूत सेना में मोहम्मद गौरी के नेतृत्व वाली गौरी सेना के बीच हुआ था।
और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा था और ये युद्ध हरियाणा के तराइन में लड़ा गया। तो तराइन कहाँ है? हरियाणा राज्य। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां? देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए भारत का जो स्थान है वह 7वें नंबर पे आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जिसे हम 32,87,263 वर्ग किलोमीटर मानते हैं, जो दुनिया के कुल भूभाग का 2.4% है। दुनिया का 2.4% है। और भारत के पहले कौन कौन से देश आते हैं ये भी जानना जरूरी है। पहला देश आता है रूस, नंबर 1 में क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरा आता है कनाडा। फिर तीसरा देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। फिर चौथा आता है चीन। 5वां आता है ब्राज़ील। 6वां आता है ऑस्ट्रेलिया और 7वां आता है भारत। अब ये आपको कमेंट करके बताना है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, ये आप लोग कमेंट करेंगे। किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद का अंत हुआ? चौथी योजना, पांचवी योजना, छठी योजना या 7वीं योजना? तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, सभी कमेंट कीजिएगा। जयसवाल सर हाथ जोड़कर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं, आप सभी के माता पिता को प्रणाम करते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन पाना है तो आपका कमेंट अनिवार्य है, आपका फीडबैक अनिवार्य है। तो सभी लोग जानते हैं नेहरूवादी समाजवाद का अंत हुआ आपकी छठी योजना में हुआ। छठी जो पंचवर्षीय योजना है, छठी पंचवर्षीय योजना कब हुई? 1980 से लेके 1985 तक। ये छठी पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद का अंत हुआ। क्यों अंत हुआ? क्योंकि इस योजना ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। इसमें मूल्य नियंत्रण हटाए गए, राशन की दुकानों को बंद किया गया, जीवन यापन की लागत बढ़ गई थी इस समय। और इस योजना के मॉडल कौन थे? हैराड डोमर मॉडल। 5वीं पंचवर्षीय योजना की ये केवल 4 वर्ष चली थी। कई नकारात्मक प्रभाव भी इस पर देखे गए थे, तो इससे प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न और भी लाजवाब होने वाला है, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि श्रमिकों को पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और ताकत और बच्चों की कोमल उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाता है और नागरिकों को उनकी उम्र या ताकत के अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए आर्थिक आवश्यकता से मजबूर नहीं किया जाता? तो किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 21, 15, 24 या 39? किस में कहा गया है? सभी लोग बताइए। जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, कमेंट तो करना अनिवार्य है साथियों। भारतीय संविधान में आर्टिकल 39, अनुच्छेद 39 ई के अंतर्गत कहा गया है कि श्रमिकों और पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। नागरिकों को उनकी आर्थिक आवश्यकता के कारण ऐसे व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, उनकी आयु शक्ति के लिए अनुपयुक्त होगा। तो अनुच्छेद ई की बात करेंगे, अनुच्छेद अंगा की बात करेंगे। आर्टिकल ई और अनुच्छेद अंगा क्या है? स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण, बच्चों की कोमल आयु का संरक्षण और आर्थिक आवश्यकताओं को अनुपयुक्त कार्य, ये सारी चीजें आती हैं आपकी। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा अनुच्छेद माता पिता पर 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों की शिक्षा के अवसर प्रदान करने का मौलिक कर्तव्य निर्धारित करता है? अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 या 29, 21 या 52? देखिए सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। हर पेपर, डेली पेपर अब आएंगे आपके, प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर होंगे, हर पेपर में नए प्रश्न होंगे। और एग्जाम में ऐसा नहीं कि किसी टॉपिक से एक दो तीन प्रश्न भी आ जाएंगे, किसी टॉपिक से नहीं भी आएंगे। तो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं कि हर पेपर में हर टॉपिक से ही प्रश्न आएंगे, कोई अनिवार्य नहीं है। आप जैसा एग्जाम दे चुके हैं तो आप सभी लोग भली बात जानते हैं, हर टॉपिक से पर पेपर नहीं आएगा। किसी टॉपिक में ज़्यादा, किसी टॉपिक से कम आएगा, किसी टॉपिक से नहीं पूछा जाएगा, किसी टॉपिक से ज़्यादा आएगा। तो ये तो चलता रहेगा, ये वेरिएशन होते हैं एग्जाम के। तो चलिए सभी लोग बताइएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ, कौन सा अनुच्छेद है जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम से एक प्रश्न तो आना ही आना है, ये तो आप कन्फर्म मान लीजिए, एक प्रश्न इससे रखा हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे सभी लोग बताइएगा। समय दे रहे हैं, समय जितना अभी ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम नहीं है। यहाँ पे समय ले लेंगे तो चलेगा, लेकिन एग्जाम में कम समय में करना है, इसलिए अभी से अभ्यास में लग जाइए। और अभ्यास बहुत जरूरी साथियों।
तो राइट ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन 51A के। 51 और के इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कई सोशल साइंस में पूछा गया प्रश्न है, आपके वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है, यूपी टेट के सोशल साइंस के पेपर में आया हुआ है। तो ऐसा नहीं है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, तो ध्यानपूर्वक समझना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान सरकार द्वारा नियंत्रित और बच्चों को गोद लेने के लिए प्लेसमेंट एजेंसियों के मान्यता देने के अधिकृत करता है? ये भी बहुत अच्छा। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान सरकार द्वारा नियंत्रित और बच्चे को गोद लेने के लिए प्लेसमेंट एजेंसियों को मान्यता देने के लिए अधिकृत है? तारा, कारा, शारा, पारा, कौन सी एजेंसी है? तो वह एजेंसी कहलाती है कारा। कारा को हम CARA से डिनोट करते हैं। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण इसे बोलते हैं। यह गोद लेने के नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है। कारा जो होता है भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिए भारत का नोडल प्राधिकरण कहलाता है, और यह देश के भीतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोद लेने को विनियमित और निगरानी करता है। कारा अपनी मान्यता प्राप्त संबंध दत्तक ग्रहण एजेंसियों के माध्यम से गोद लेने का संभालता है। ये कारा की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण, जिसको गोद लेने के इच्छुक माता पिता हों वह कारा में कर सकते हैं। ऑनलाइन अभी आप पंजीकरण कर सकते हैं। बच्चों के लिए पहली राष्ट्रीय कार्य योजना कब बनी? 90, 92, 99, 98, ये सारे डेट ऑफ बर्थ हैं। आप जितने भी क्लास देख रहे हैं किसी न किसी का डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे। तो बच्चों के लिए पहली राष्ट्रीय कार्य योजना कब बनी, ये आपको कमेंट करके बताना। भारतीय राष्ट्रीय कार्य योजना, तो राइट आंसर हमारा है 1992, 1992 की बात आती। कोई भी डाउट हो? और NPAC भी बन चुकी है। आप NPAC का भी गठन हो चुका है, ये 2016 में हुआ है। इससे भी प्रश्न आ सकता है। राष्ट्रीय कार्य योजना अब क्या है, व्यापक राष्ट्रीय कार्य योजना बन चुकी है, जिसे NPAC बोलते हैं। ये 2016 में बनी। ये भी हो सकता है, इसके वजह से ये प्रश्न पूछ लिया जाए। भारत के चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह एक अर्ध न्यायिक संस्था है, यह एक संवैधानिक निकाय है, यह एक सदस्थायी निकाय है, या प्रकृति में स्थायी नहीं है? सभी लोग बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। चलिए सभी लोग बताइएगा, भारत के चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? और मैं बता देता हूँ, ये MP टेट वर्ग 2 में आया हुआ है। जी हाँ, वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है, और ये MPPSC में भी आया हुआ है। MPPSC 2019 के प्री पेपर में पहले जो पेपर होता उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो हमारे जो क्वेश्चंस है वह मिलते जुलते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, यह प्रकृति में स्थायी नहीं है, यह गलत माना गया है। बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के निर्वाचन आयुक्त को हटाने की समान प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसकी है? राष्ट्रपति, सिविल सेवक, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश? सभी लोग बताइए, जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना। ये भी आपके MP टेट वर्ग 1 में आया हुआ प्रश्न है, और यूपी पुलिस दरोगा का जो हुआ था SI का 2021 में, उसमें भी आया हुआ प्रश्न है। तो भारत के निर्वाचन आयुक्त को हटाने की समान प्रक्रिया किसकी कहलाती है? तो ये दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की कहलाती है। या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसकी कहलाएगी? चलिए सभी लोग बताइए, 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शनों में कौन सा होगा? दोनों मैंने क्लोज आप लोगों को बता दिया है। अब दोनों को समझिए और हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, क्योंकि यही समय है आपकी तैयारी को परखने के लिए, आपकी तैयारी को A to Z जानने के लिए। चलिए राइट ऑप्शन आ चुका है। जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के, देखिए पद हटाने जाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी होती है, भारत के राष्ट्रपति की भी होती है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी होती है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति बस दिया गया है।
भारत के निर्वाचन आयुक्त को हटाने की समान प्रक्रिया, तो वर्ग 2 में भी आया हुआ प्रश्न था, तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सही माना गया है। और यह प्रश्न और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति भी आ जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति में अनुच्छेद 61 संविधान में दिया गया है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनुच्छेद 124(4) में दिया गया है। 2 आधार हैं, सिद्ध कदाचार और समर्थता के आधार पर, दोनों के लिए कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी राष्ट्र के विदेशी संबंधों को दर्शाता है? सैन्य शक्ति, भौगोलिक स्थिति, देश की जनसंख्या, दिए गए सभी विकल्प। देखिए, किसी भी राष्ट्र के विदेशी संबंध को मुख्य रूप से विदेशी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये दर्शाते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? सैन्य शक्ति, भौगोलिक स्थिति, देश की जनसंख्या, तीनों राइट ऑप्शन होगा। तो दिए गए विकल्प सभी यहाँ पे सही माना गया। आपके अकॉर्डिंग क्या है? आप लोग भी हमें फीडबैक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति के निर्माता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल? स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति की निर्माता तो जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में 1947 से लेकर 1964 तक इस भूमिका का निर्वहन किया। उन्होंने भारत की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और गुटनिरपेक्षता की नीति की नींव रखी। आज भी भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जवाहरलाल नेहरू की भूमिका। तो 47 से 64 तक याद रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने अर्थव्यवस्था को विदेशी व्यवसायों से बचाने के बजाय उदारीकरण की नीति अपनाई? JN नेहरू, इंदिरा गांधी, PV नरसिम्हा राव, लाल बहादुर शास्त्री? तो प्रधानमंत्री 1991 में नरसिम्हा राव थे। उन्होंने घोषित किया था। इस नीति का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खोलना था। विदेशी भाषा से बचाए के बजाय उन्होंने वैश्वीकरण को उन्होंने सुधारा था। तो PV नरसिम्हा राव, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। भूटान में निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना भारतीय वित्तीय सहायता से संबंधित नहीं है? डंसन सीमेंट प्लांट, दंतक सीमा सड़कें, करछू जल विद्युत परियोजना या नियमित संयुक्त सैन्य अभ्यास? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, नियमित संयुक्त सैन्य अभ्यास, यह परियोजना भारतीय वित्तीय सहायता से संबंधित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा हिमस्खलन से जुड़ा शब्द नहीं है? क्राउन और फ्लैंक फ्रैक्चर हिमस्खलन, लघु हिमस्खलन, स्पिन बहाव हिमस्खलन या स्लैब हिमस्खलन की बात करें। हिमस्खलन से जुड़ा शब्द नहीं है। देखिए, लघु जो हिमस्खलन दिया गया है यह हिमस्खलन से जुड़ा शब्द नहीं है। बाकी जो दिए गए हैं सारे हिमस्खलन से जुड़े हुए शब्द हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। विक्रेताओं द्वारा अपनाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक प्रथा उपभोक्ताओं को ठगने के लिए नहीं है? उत्पादों पर MRP, दोषपूर्ण और असुरक्षित उत्पाद, मिलावट या भ्रामक विज्ञापन? तो विक्रेताओं द्वारा अपनाई जाने वाली इनमें से कौन सी व्यापारिक प्रथा उपभोक्ताओं को ठगने के लिए नहीं है? वह है उत्पादों पर MRP पड़ी रहना, यह ठगना नहीं होता। बाकी सारे जो है ठगने के रूप हैं। भ्रामक विज्ञापन दे दें, मिलावट कर दें, दोषपूर्ण असुचित उत्पाद, ये तीनों क्या उपभोक्ता को ठगने के हैं। लेकिन उत्पादों पर MRP होना यह ठगने के नहीं है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के दायरे में नहीं आता? तो आप सभी लोग जानते हैं, बड़े और छोटे पैमाने के व्यवसाय का आवेदन करना, निजी, सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र के लिए लागू करना, भारत के बाहर खरीदे गए माल लागू। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अकॉर्डिंग भारत के बाहर खरीदे गए माल पर जो है लागू नहीं। वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं की आपूर्ति करने वाली फर्मों की लागू नहीं है, तो ये भी सही है। पुनः बिक्री के लिए सामान खरीदने वाले खरीदार की मंजूरी के लिए बिना सामान उपयोग करने वालों के लिए, पेशेवर जिनके कार वैधानिक कार हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण नियम 1986 के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के बाहर के खरीदे गए माल पर लागू, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे माना गया है। और भी आप भी कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है।
कि आप लोगों को कमेंट कर लिए पूरी खुली छूट दी जाती है। आप लोग भी अपना ओपिनियन कमेंट बता सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं और आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते समझते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इस प्रैक्टिस पेपर का 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख भूकंपों के बारे में सही जानकारी नहीं है। 2011 जापान में 9.2 रिएक्टर स्केल पर आया। 2010 में 7.0 रिएक्टर पैमाने पर हैती में आया। गुजरात में 2001 में 7.7 रिएक्टर पैमाने पर, या तुर्की रिएक्टर पैमाने पर 6.7 आया था। अब इनमें से कह रहा है कि कौन सा सही जानकारी नहीं, मतलब नेगेटिव बताना। एक गलत जानकारी दी गई, उसको चयन करना। 3 जानकारियां आपकी सही दी गई, ये थोड़ा टफ हो जाता है। देखिए सही जानकारी यह है, क्या सही जानकारी, 2011 के जापान में आया था 9.3 तीव्रता। 2010 में हैती 7.0 रिक्टर पैमाना हुआ। गुजरात में भी 7.7 तीव्रता का है। लेकिन तुर्की में 2023 में 6.7, ये गलत है, क्योंकि 2023 में तुर्की भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर लगभग कितनी थी, लगभग 7.8 आंका गया है, ना कि 6.7। तो 6.7 गलत है, राइट है 7.8। तो ये रहा प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर। ऐसे ही आपके सभी सब्जेक्ट के आने वाले हैं, तो पेपर तैयारी में लग जाइए। चैनल को ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन मजबूत कीजिए। और अभी तक आपने हमारी टॉपर नोट्स नहीं प्राप्त किया है, टॉपर नोट्स प्राप्त करिए, अपनी तैयारी को 20% और बढ़ाइए। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए 9630689598 इसमें व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। टॉपर नोट्स आपको डिटेल आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं आपके अगले इवनिंग के 7 PM पे क्लास पे, प्रैक्टिस पेपर पे। धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम।